नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठनों के बारे में। तो देखिए आप, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन, ये इस तरह का चैप्टर है जिस पर जनरली बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती है, फोकस नहीं किया जाता है। सीधा ही कांग्रेस पर ले जाकर वहाँ से बातचीत को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक हम पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इन राजनीतिक संगठनों का जो मूल आधार है, उनकी शुरुआत है, वो किस तरह की है, तो हम आगे बातचीत को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, कांग्रेस से पहले की स्थिति क्या है। हम 1857 की क्रांति को डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हमने देखा प्रत्येक वर्ग इनसे बहुत नाराज़ है। अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं वो विलय की तरफ चली गई हैं और अब हर वर्ग अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश में है कि किसी तरह से उनकी मांगों को मान लिया जाए या अंग्रेज़ों से उन्हें कुछ रियायतें मिल जाएं। हम लोगों ने देखा कि जमींदारों का भी दमन शुरू कर दिया गया, व्यापारी भी दमित हो गए, कृषकों की स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिमांड उभर कर आती है, एक मांग निकल कर आती है कि कुछ राजनीतिक संगठन बनाए जाएं जो अंग्रेज़ों के सामने हमारी मांगों को प्रस्तुत कर सके, एक यूनिट के रूप में हम दिखाई दें और हमारी मांगों को माना जा सके। इस सारी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले की 1835 की अंग्रेजी शिक्षा से आरंभ होती है और जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा शुरू होती है तो लोगों के मन में जागृति की भावना, जैसे ही शिक्षा का पदार्पण होता है, स्टार्ट होता है, वहीं पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं कि उनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए और उन राइट्स के लिए, उन अधिकारों के लिए जो संघर्ष वो करेंगे वो राजनीतिक संगठनों के माध्यम से करेंगे। इन राजनीतिक संगठनों की जो शुरुआत है वो बंगाल से हुई, डेफिनेटली कलकत्ता से हुई, बंगाल से हुई और सबसे ज़्यादा जागृति यहीं पर थी। बाद में इसका प्रभाव बम्बई पर पड़ा और आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना बम्बई से हुई और इसकी शुरुआत का असर फिर मद्रास पर भी पड़ा। तो ये एक ऐसा सर्कुलेशन था जो ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से कवर कर गया और इन सारे संगठनों का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में और बाद में नेशनल कांग्रेस के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं, कौन कौन से संगठन हैं, उनका क्रम भी पूछा जाता है, उनके संगठन के अध्यक्ष, संस्थापक सब पूछे जाते हैं। तो हम इस बातचीत को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो संगठन बना वेरी फर्स्ट, वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी नाम से पता लग रहा है, लैंड होल्डर्स माने जो ज़मीन के धारक थे, अर्थात जो जमींदार थे, उनकी सोसाइटी। और इस सोसाइटी की स्थापना की गई कलकत्ता में। कब की गई? 1838 में। और अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो 35 के बाद 38 में ही पहला राजनीतिक संगठन, इसे स्वीकार किया जाता है, ये बन गया। अब इसी को हम कलकत्ता या बंगाल जमींदार सभा के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इनकी जो डिमांड्स होंगी वो जमींदारों के हितों को संरक्षण देने वाली होंगी, अर्थात उच्च वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक पहला प्रयास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें, इस संगठन के जो प्रमुख सर्वा हैं वो हैं द्वारिका नाथ टैगोर। और द्वारिका नाथ टैगोर के बारे में आपको बता दें, ये राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। ये यहाँ पर संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। और यहीं पर एक सचिव की बात भी हम कर लेते हैं कि इस संगठन के सचिव जो थे वो थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। प्रसन्न कुमार ठाकुर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, संस्थापक या अध्यक्ष के रूप में द्वारिका नाथ टैगोर और सचिव के रूप में प्रसन्न कुमार ठाकुर। और कलकत्ता में इस पहले संगठन की स्थापना जमींदारों के हितों को संरक्षण देने के लिए हुई। अब बात ये निकल कर आई कि केवल जमींदारों के हितों को ही देखा जाए या आम जनता के या कृषकों के हितों को भी देखा जाए। और जब इस तरह का डिस्कशन आगे की तरफ बढ़ा तो इसके 5 साल बाद एक ऐसा संगठन विकसित किया गया जिसका उद्देश्य कृषकों को अधिकार दिलाना था। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो भी कृषक हैं, उनके अधिकारों के लिए
एक सचेष्ट प्रयास देखने को मिलता है। और देखिए, दूसरे संगठन के माध्यम से जो कृषकों के हितों की रक्षा का प्रयास किया गया उसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना की गई 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप भी देखने को मिल जाएगा। आपको बताएं, इस संगठन के जो संस्थापक हैं ये एक अंग्रेज़ थे, जॉर्ज थॉमसन। इन्होंने इसकी स्थापना की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य, इस राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके अधिकार दिलाना था। बहुत तरह से दमन होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, नील की खेती के लिए उनका दमन किया जाता था और साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे किसान। तो उन सारी चीज़ों से उन्हें बचाने का एक जो पहला सार्थक प्रयास है वो इस संगठन के माध्यम से हुआ। और क्योंकि ये बंगाल में स्थापित हुआ, कलकत्ता में स्थापित हुआ, तो इसका नाम रखा गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके जो सचिव थे वो प्यारी चंद्र मित्र थे। प्यारी चंद्र मित्र इसके सचिव थे और उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप देख लीजिए, ये दो अलग अलग धाराएं हैं। जब पहला संगठन बनता है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो ये तो पूरा का पूरा जमींदारों के हित के लिए, और अब जो दूसरा बना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बना कृषकों के हित के लिए। दोनों कलकत्ता में ही बने। अब इन दोनों का मिश्रण कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है कि जब दो संगठन बने हैं तो तीसरे में जाकर वो मर्ज हो गए। अब इन दोनों का एक सामूहिक संगठन बनता है जिसमें दोनों के हितों को संरक्षण देने की एक पहली कोशिश हमें देखने को मिलती है। और उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इस संगठन की स्थापना हुई 1851 में। कहाँ पर हुई तो बताने की आवश्यकता है नहीं, वही कलकत्ता में हुई। तो ये सारे कलकत्ता में स्थापित, शुरू में तीन जो संगठन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कलकत्ता में स्थापित हुए। पहला 1838 में जमींदारों के हित में, दूसरा 1843 में कृषकों के हित में, और अब जो बना 1851 में वो दोनों के हित में। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दोनों इसमें मर्ज हो गए तो ये मिक्स हो गए दोनों, और मिक्स हो गए इसका मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों सोसाइटीज़ मिलकर एक एसोसिएशन के रूप में डेवलप हो गई। आपको इसी तरह से इसको याद रखना होगा कि दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो कहाँ आकर मिल गई हैं। दोनों सोसाइटीज़ मिक्स होकर क्या बना, एक एसोसिएशन। और डेफिनेटली जब ये ऐसा एसोसिएशन मिक्स बनेगा तो उसमें दोनों के अधिकारों की बात की जाएगी, जमींदारों के हितों की भी बात की जाएगी और उसके साथ कृषकों के हितों की बात भी यहाँ पर की जाएगी। अब इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन संस्थापक थे, तो आपको ये क्रम से थोड़ा सा रखना पड़ेगा। द्वारिका नाथ टैगोर, यहाँ पर जॉर्ज थॉमसन हैं, और दोनों का मिक्स जब आएगा तो राजा राधाकांत देव जो हैं वो इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इस संगठन ने किसके बारे में मांग की है तो मैंने आपको बता दिया, जमींदारों और कृषकों दोनों के लिए ये काम करेंगे। और इस संगठन का इतना प्रभाव रहा कि 1853 का जो अधिनियम आया, मैं आपको बता दूं 1853 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में जो विधान परिषद बना दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वहाँ पर सदस्यों की संख्या 6 अतिरिक्त कर दी गई। अर्थात पहली बार जो कम लोगों की भूमिका जहाँ पर स्थापित था कि भाई कम लोग ही भारत में शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे, वहाँ 1853 के एक्ट के द्वारा 6 अतिरिक्त सदस्यों के माध्यम से सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। अर्थात लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया और ये एक उपलब्धि मानी जाती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है। तो इसके माध्यम से कहीं कुछ 1853 का एक्ट प्रभावित हुआ और ये यूँ आप कह सकते हैं कि जो संवैधानिक विकास का एक क्रम हम लोग पढ़ते हैं
तो उस पर पहला प्रभाव, भारतीय किसी संगठन का पहला प्रभाव आपको देखना है तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ये प्रभाव आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों संगठनों में अगर आप कॉमनली देखेंगे तो ये तीनों कलकत्ता में हैं, तीनों एक रॉ में एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले जमींदारों का हित, फिर कृषकों का हित और फिर दोनों का हित, इस तरह से हुआ। अब जब इतना कुछ हो रहा है और ये एक मजबूत संगठन के रूप में देखने को मिल रहा था, तो इसका प्रभाव अब बम्बई और मद्रास पर भी पड़ने वाला है। तो वहाँ पर भी आरंभिक संगठन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कर लेना चाहूँगा, इस संगठन का जो प्रारंभिक संगठन मजबूत संगठन था, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी हुआ क्योंकि हिंदू पैट्रियट नाम के जो पत्र है, जो हरीश चंद्र मुखर्जी का पत्र था, इसके माध्यम से इसका एक प्रचार प्रसार हुआ। और आप लोग जानते हैं कि जितना प्रचार मिलता है उतना ही संगठन मजबूत स्थिति में चला जाता है। तो हरीश चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट के माध्यम से इस संगठन को प्रचार प्रसार मिला और इसलिए ये मुख्य भूमिका में आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब इसके बाद क्या होगा, मद्रास और बम्बई पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं क्रम तय कर रहा हूँ, क्रम के हिसाब से ही आपको चलना है। तो यहाँ पर एक चौथा संगठन आपको देखने को मिलता है और सबसे पहले जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो मद्रास में, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन अस्तित्व में आई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन अस्तित्व में आई 1852। यहीं पर बम्बई में भी एक संगठन बना था, कुछ महीनों का अंतर है, तो पहले मद्रास में फिर बम्बई में। आपको बिल्कुल एक चीज़ बहुत एक्सप्लेन कर दूं मैं, मद्रास या बम्बई के जितने भी संगठन हैं उनमें उनका नाम मिल जाता है, तो कभी भी ये कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं आएगा कि ये कहाँ पर स्थापित हुआ, क्योंकि यहाँ भले ही किसी में नाम ना हो परंतु जो मद्रास और बम्बई में जितने भी संगठन बनेंगे उनमें उनका नाम बॉम्बे, मद्रास ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो भैया मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, बहुत ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं था, कोई प्ले नहीं था, इसने एक गलती करी। इस एसोसिएशन के सदस्यों ने 1857 की क्रांति का विरोध किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही मैं आपसे कर लूँ कि इन्होंने 1857 की क्रांति का विरोध किया, उसकी भर्त्सना की, और इस वजह से ये संगठन ज़्यादा दिन तक संचालित नहीं हो पाया, चल नहीं पाया। और वैसे भी हम लोग पढ़ के 1857 की क्रांति में मद्रास की भूमिका नगण्य थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा संगठन था जिसने 1857 की क्रांति की भर्त्सना की और इस वजह से लोगों में वो ज़्यादा दिन तक लोकप्रिय नहीं रह पाया। इसकी एक संस्थापक के रूप में और भूमिका देख लेते हैं कि संस्थापना किसने की। तो एक नाम आपको ध्यान रखना है, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, बस इतना सा आपको याद रखना है मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं बम्बई में, और बम्बई में जो संगठन बना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि बम्बई में ही आगे जाकर कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये जो बना ये था बॉम्बे एसोसिएशन। बिल्कुल क्रम से चले जाना है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई और कब हुई, वही 1852 में। ठीक है, ये बम्बई का पहला राजनीतिक संगठन है। पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मद्रास का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बम्बई का कौन सा था, बम्बई का कौन सा था, तो बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से एक संगठन बना। ठीक, कब बना, 1852 में, दोनों जगह एक साथ। उससे पहले जो कुछ हो रहा था वो बंगाल में हो रहा था, इन क्षेत्रों में कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखिए बॉम्बे एसोसिएशन जो स्थापित हुआ ये पूरी तरह से प्रभावित था। किससे प्रभावित था, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रभावित था। देख लीजिए, कलकत्ता से प्रभावित था। मोटी सी बात ये है क्योंकि ये दोनों संगठन इसमें मर्ज हो गए तो कलकत्ता वाले उस एकमात्र बड़े संगठन से प्रभावित था, बॉम्बे एसोसिएशन। और इसके जो प्रमुख हैं या जो संस्थापक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत महत्वपूर्ण
ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारी बातचीत में आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लेंगे कि बम्बई का पहला राजनीतिक संगठन आपके सामने पृष्ठभूमि पर आ गया। इसी के साथ बम्बई में एक और संगठन बना जिसका भी यहाँ पर जिक्र कर लेना चाहिए, और वो थी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई वो 1870 में की गई। ठीक है, और जब नाम से पता लग रहा है तो बम्बई प्रांत में भले ही हो, परंतु ये पूना में स्थापित की गई पूना सार्वजनिक सभा। और इसमें मुख्य भूमिका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माना जाता है रानाडे को, और सुकरात के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इन रानाडे साहब की बहुत भूमिका है कहाँ पर, पूना सार्वजनिक सभा में। इसके अलावा इनके दो सहयोगी और मुख्य रूप से रहे, जीवी जोशी और एस.एच. चिपलूणकर, ये इनके सहयोगी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पूना सार्वजनिक सभा के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं जब इनसे प्रभावित है तो निश्चित रूप से जमींदारों के हितों की पोषक थी। इस पेज पर जो आप देख रहे हैं वो मुख्य रूप से सभी संगठन जमींदारों के हित के पोषक हैं। और जब हम अगले पेज पर जाएंगे, अर्थात हम जब दूसरा एक बार मिटा के दोबारा से लिखेंगे, तो वहाँ जो नए संगठन होंगे वो जमींदारों के हितों के विरोधी होंगे। ठीक है, तो आप इसको एक फर्स्ट फ्रंट में समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे संगठन कहीं ना कहीं जो इससे प्रभावित हैं वो जमींदारों के हितों के पोषक हैं, जिनमें से एक पूना सार्वजनिक सभा भी है। ठीक है, और रानाडे, जीवी जोशी, ऐसे चिपलूणकर जैसे लोग जो हैं ये कोई बहुत निम्न वर्ग से नहीं है, ये उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे, और कहीं ना कहीं जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए ही इन्होंने संगठन की स्थापना की थी। हालांकि समाज सुधारक के रूप में भी रानाडे को बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है, परंतु मुख्य रूप से इन्होंने ये सारा कुछ किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूना सार्वजनिक सभा ने एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली थी। त्रैमासिक पत्रिका थी इनकी क्वार्टरली जनरल। ये कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, मुझे लगता है पहले फ्रंट में आपको समझ में आया होगा किस तरह से राजनीतिक संगठन बनने शुरू हुए। लैंड होल्डर सोसाइटी आई जमींदारों के हित में, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आई, दोनों सोसाइटीज़ मिक्स होकर एसोसिएशन हो गए। और इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसको देखिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये देखिए, ये कलकत्ता या बंगाल जमींदार सभा थी, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, पहला संगठन बंगाल जमींदार सभा। इससे हम किस पर पहुंचे, हम बंगाल ब्रिटिश पर पहुंचे। बंगाल ब्रिटिश मतलब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इससे हम पहुंचे जाएंगे ब्रिटिश पर, ब्रिटिश इंडिया पर। इस क्रम में आपको याद रखना है, पहली जो संस्था है वो कौन सी होगी, पहली होगी बंगाल जमींदार सभा, दूसरी होगी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और फिर आएंगे ब्रिटिश इंडिया या इंडियन एसोसिएशन। इस क्रम में आपको जाना है, बंगाल से बंगाल ब्रिटिश और फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन आ गई, फिर बॉम्बे एसोसिएशन आ गई, फिर पूना सार्वजनिक सभा आ गई। अब चलते हैं हम दूसरे पेज पर, और जो दूसरा पेज है वो हमारे लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इन 6 संगठनों के बाद, या मैं ये कहूँ कि आरंभिक संगठनों के बाद कांग्रेस की पृष्ठभूमि तैयार होने में ज़्यादा भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि अब जन सामान्य की समस्याओं की तरफ रुझान बढ़ेगा। अब तक जो रुझान था, देखिए अगर मैं लिटन की नीतियों की बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि लिटन ने जिस तरह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, वो सारे एक्ट लगा के और जैसे दमन करने की कोशिश की, वहाँ से जागृति का एक अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अब हम फिर चले आते हैं उसी कलकत्ता में। 6 संगठन शुरू में देखे, 3 कलकत्ता के, 1 मद्रास का, 2 बम्बई के, और अब हम फिर चले आते हैं कलकत्ता में। और कलकत्ता में एक बार फिर जागृति का रणघोष आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ
जो 7 नंबर पे हम बात करने वाले हैं उस संगठन का नाम है इंडियन लीग। इंडियन लीग के नाम से यहाँ पर एक संगठन बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो उसी रो में जाना है। पहले 3 कलकत्ता में बनेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, पहले 3 कलकत्ता में बनेंगे, दूसरे पेज पर भी। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की, और शिशिर कुमार घोष जो हैं वो संबंधित थे एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र से, और वो था अमृत बाजार पत्रिका। बहुत फेमस रहा ये अमृत बाजार पत्रिका से के संपादक और स्वामी रहे ये शिशिर कुमार घोष। इसके माध्यम से इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अब जो नए संगठन बन रहे हैं वो जमींदारों के हित के पोषक नहीं है। ये जमींदारों के हित के पोषक नहीं है, ये जन सामान्य और कृषकों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। ठीक है। और इस संगठन की जो स्थापना हुई वो 1875 में हुई। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। बस इंडियन लीग किसने बनाया? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे और जमींदारों के हितों के पोषक नहीं है। 1875 में इस संगठन की स्थापना हुई। इसी के साथ कलकत्ता में स्टूडेंट्स के हित के लिए एक संगठन बना था, कलकत्ता स्टूडेंट्स के लिए बना कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। और बहुत सीधा सा ये कि ये जो संगठन है ये स्टूडेंट्स के हित के लिए था। कलकत्ता में स्टूडेंट्स के हित का मतलब जैसे आईसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, लिटन क्या कर रहे हैं, वो आयु घटाने पर जिद पर अड़े हुए थे। तो इस तरह से कि भारतीयों को ज़्यादा नौकरियां मिल ही नहीं पाए, उच्च स्तर पर वो बड़ी नौकरियों पर जा ही नहीं पाए, तो उन स्टूडेंट्स जो आईसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनके अधिकारों को संरक्षण देने के लिए एक संगठन बना कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नाम से। और इसकी स्थापना हुई 1875 में ही। क्रम आपको याद रखना है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो व्यक्ति हैं वो हैं आनंद मोहन बोस। ठीक है। आनंद मोहन बोस की मुख्य भूमिका आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हालांकि इनके सपोर्ट के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी योगदान माना जाता है, पर यहाँ मुख्य भूमिका में आनंद मोहन बोस ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर वही क्रम आपका डिसाइड करना है आपको। और यहाँ पर इन दोनों संगठनों का एक संयुक्त प्रयास आपको देखने को मिलेगा और एक बहुत इम्पोर्टेंट संगठन बना जो भारत में बहुत प्रसिद्ध रहा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं और वो हमारा है इंडियन एसोसिएशन। आपने नाम निश्चित रूप से सुना होगा, इंडियन एसोसिएशन। उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और आपको बता दें ये नेशनल शब्द तो गायब सा ही हो गया। इंडियन एसोसिएशन के नाम से इसे जाना जाता है 1876। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत ज़्यादा फेमस, इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की, इंडियन एसोसिएशन की। और आपको बता दूं मैं कि जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि जमींदारों के हितों के संरक्षक हैं कलकत्ता के संगठन, तो कलकत्ता के उस महत्वपूर्ण संगठन का विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है। किसका विरोध है? यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, हम लोग पढ़ के आए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो हम कह रहे थे कि जमींदारों के हित की पोषक है, इसका विरोध देखने को मिलेगा। इसका पूरी तरह से विरोध किस संगठन के माध्यम से किया गया? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से किया गया। इसको बहुत प्रचार प्रसार मिला क्योंकि ये वो दौर है जिस समय लिटन अपनी आक्रामकता की ओर बढ़ रहे थे। और आपको बता दें जब लिटन ने यहाँ से आक्रामकता शुरू की 1878 में, हम लोग जानते हैं कि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इन्होंने भारतीय स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। लिटन ने 1878 में ही
क्या किया, यहाँ पर इन्होंने आर्म्स एक्ट जारी किया और आर्म्स एक्ट के माध्यम से इन्होंने शस्त्रों पर, जो भारतीय लोग हैं वो शस्त्र रखते थे, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। उसके अलावा आईसीएस के लिए जो मिनिमम एज थी उसको 21 की जगह 19 करने की कोशिश की ताकि भारतीयों को बाहर किया जा सके। तो कुल मिला के जो लिटन की पॉलिसीज़ थी, उन लिटन की पॉलिसीज़ का भरसक विरोध करने वाला जो संगठन है वो इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से जान लेना है। और जब यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन बनेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भारत के दो उन क्षेत्रों पर भी पड़ने वाला है जो ब्रिटिश इंडिया का महत्वपूर्ण भाग हैं, अर्थात मद्रास और मुंबई की भूमिका एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर निकल कर आने वाली है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बाद में सारे के सारे संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में मिक्स हो गए थे, वो हम जहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम आपको बता देंगे। चलिए, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण संगठन आपके सामने, वही पहले कलकत्ता में आएगा, फिर मद्रास में आएगा, फिर बम्बई में आएगा। तो उसी क्रम में हम चले जाते हैं और एक 10वें नंबर के संगठन की बात करते हैं, मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना हुई 1884 में। ठीक है, प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले मद्रास में कौन से संगठन की स्थापना हुई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। और जब मद्रास महाजन सभा हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर मद्रास के कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। सुब्रमण्यम अय्यर, मुख्य भूमिका में जो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सुब्रमण्यम अय्यर है, पी आनंद चार्लू हैं, पी आनंद चार्लू जो आपको बता दें कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, प्रथम हिंदू अध्यक्ष के रूप में पी आनंद चार्लू का नाम लिया जाता है। और उसके अलावा एक मुख्य एम.वी. राघवाचार्य का नाम लिया जाता है, एम.वी. राघवाचारी। तो अब एम.वी. राघवाचारी जो हैं ये इसके अध्यक्ष बनाए गए और सचिव बनाए गए पी आनंद चार्लू। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो एम.वी. राघवाचारी का मुख्य योगदान यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये मद्रास में एक महत्वपूर्ण संगठन बना जो कांग्रेस की स्थापना, और क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो धीरे धीरे ये सारे मेल्ट हो गए, इनका कोई विशेष योगदान आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। और यहाँ पर इनका जो योगदान रहा भी तो वो केवल मुख्य रूप से इसलिए कि जो महाजन हैं, जो उच्च वर्ग है और जो कृषक हैं, इन कृषकों के विवाद को समाप्त करने की एक कोशिश इस संगठन के माध्यम से की गई। मद्रास महाजन सभा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मद्रास महाजन सभा में महाजन या जो जमींदार उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग और कृषकों के बीच में जो कृषकों के संरक्षक वर्ग है और कृषकों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष को रोकने का प्रयास इस संगठन के माध्यम से किया गया। ठीक है, और अब चले आते हैं हम 1885 में, और 1885 में उसी क्रम में हम चले जाएंगे और यहाँ आपको बम्बई में एक मुख्य संगठन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और प्रश्न यही पूछा जाता है कि कांग्रेस के स्थापना वर्ष में ही बम्बई में एक और संगठन की स्थापना की गई थी जिसे किस नाम से जाना गया? तो उसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूरा नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, और वही 1885 में जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई, कहाँ पर स्थापना हुई? तो बॉम्बे में। बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने बताया था मद्रास में होगी तो मद्रास का नाम मिलेगा, बम्बई में होगी तो बम्बई का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो स्थापित की गई 1885 में, इसमें मुख्य भूमिका में आपको देखने मिलेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। आप लोग नाम सुन चुके हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग, और इसके अलावा फिरोज शाह मेहता का नाम हम लेंगे जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। तो हम लोग जितना पढ़ेंगे इनको, 2 बार वीडियो को देखेंगे तो हमको ये क्रम भी निर्धारित होता हुआ सा दिखाई दे जाएगा कि 3 कलकत्ता के संगठन बनते हैं, फिर एक
मद्रास का बना, फिर 2 बम्बई के बने, फिर उसके बाद हम फिर 3 कलकत्ता के बनाते हैं, फिर एक मद्रास का और एक बम्बई का। तो एक क्रम सा निर्धारित करने की हम लोग कोशिश करेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनी, कोई बड़ी भूमिका यहाँ पर नहीं है, पर यह है कि कुल मिलाकर ये सारे के सारे संगठन जब यूनाइट हो गए, इन संगठनों का जब आपस में एक गठजोड़ सा हो गया, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की जो आपको बहुत तरीके से याद रखनी है। उन्होंने इन सारे संगठनों को संगठित करने का प्रयास किया और इनकी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक संगठित मीटिंग बुला ली, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। देखिए ये एक अलग विषय है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हम समझें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो भी ये संगठन थे 1885-84 से पहले वाले, वहाँ पर उन सारे संगठनों की एक, जिसे कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्थात राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने बुलाया। ये देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलप की, अर्थात राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना शुरू किया, और ये शुरुआत उन्होंने की 1883 में। आपसे पूछा जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। कहाँ पर करेंगे? कलकत्ता में करेंगे डेफिनेटली। और 1883 में पहला संगठन, पहली बार इसकी एक बैठक बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। और उनका ये उद्देश्य था कि सब लोग आपस में, सभी संगठन आपस में डिस्कस करके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रयास में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये कहिए राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार इन संगठनों का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में आयोजित कराया। और इसका जो दूसरा कॉन्फ्रेंस था ये 1885 में बुलाया गया। और 1885 में आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो गई बम्बई में, और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, अर्थात ये राष्ट्रीय सम्मेलन भी जारी था। और इसी वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो संस्थापक सदस्य के रूप में नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में नहीं था, तो मुख्य रूप से सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिजी रहे। बाद में वो शामिल हुए, और जितने भी संगठन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े वो सारे के सारे संगठन कहीं ना कहीं एक स्वर में 1886 में कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा जो हमसे पूछा जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक आरंभिक तौर पर हम लोगों के सामने सारा डिस्कशन निकल कर आ गया होगा, और हम लोग इस चीज़ को कवर कर पा रहे होंगे कि किस तरह से ये संगठन स्थापित हो गए थे। अब बिल्कुल लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि भारत से बाहर लंदन में भी 3 संगठन मुख्य रूप से बने हैं, और उन 3 संगठनों को बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की बड़ी भूमिका रही है, उसे हम शॉर्ट में यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ताकि कहीं हमको एक व्यवस्थित क्रम में ले जाने की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर बात कर सकें। और उनमें से एक संगठन ज़्यादा प्रभावी था, महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले तो जो संगठन बना है लंदन में, ये सारे के सारे लंदन में बने हैं। लंदन, पहला संगठन है लंदन इंडिया कमेटी, ठीक है। कब बना है? 1862 में। क्रम में पूछेगा तो आपको बताना है। लंदन इंडिया कमेटी, पहले कमेटी बनी है, फिर उसके बाद सोसाइटी बनी है, और फिर एसोसिएशन बना है। बिल्कुल सीधा सीधा से एसोसिएशन लास्ट में बन रहा है, तो उसी क्रम में चले जाएंगे हम। तो पहला लंदन इंडिया कमेटी, और इसके जो संस्थापक के रूप में आपको देखने को मिलते हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम मुदालियर। पुरुषोत्तम मुदालियर, इनका नाम बहुत पूछा जाता है, पी मुदालियर के नाम से ऑप्शन आएगा आपके सामने, पुरुषोत्तम मुदालियर, ठीक है। तो पहला संगठन आपके सामने जो लंदन में बना, लंदन इंडिया कमेटी 1862। दूसरा संगठन जो बना उसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। कुछ भी अंतर नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। पहले कमेटी, फिर उसके बाद सोसाइटी, और उसके बाद एसोसिएशन। लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई 1865 में, और इसके जो मुख्य संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी,
यहाँ पर मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये मिसिंग था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो बाद में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने, तो आपको ध्यान रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो संगठन बनाया वो था लंदन इंडिया सोसाइटी। और तीसरा जो संगठन है उसका श्रेय पूरी तरह से दिया जाता है दादा भाई नौरोजी को, और उसका नाम था लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ये आपके लिए मैं आपको यहाँ टिक लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनाया गया? 1866 में। क्योंकि इसके अंदर लंदन का नाम भी नहीं है तो कहाँ पर बनाया गया? तो लंदन में बनाया गया, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट। 3 ही संगठन आपको लंदन में याद रखने हैं, लंदन इंडिया कमेटी पी मुदालियर का, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको आप क्रम में जरूर तय कर लीजिएगा, 1866 में, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। तो ये सारे के सारे संगठन कांग्रेस से पहले स्थापित हुए और इन सभी के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जान आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल कांग्रेस बन गई और उस कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक लंबा प्रयास किया और उसी के माध्यम से भारत संगठित होकर स्वतंत्रता की दहलीज को पार कर सका। ठीक है, तो इसको आप सिस्टमेटिक कर लीजिएगा। लगातार देखते रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। बहुत सारा धन्यवाद।